नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के सेशन को एकदम बेहतर तरीके से, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। हमें तलाश है ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे कंसेप्ट्स की जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हमारी हेल्प करें। तो हम सभी लोग जुड़ चुके हैं इस बेहतरीन शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ। चलिए पहला सवाल, हीलियम के नाभिक में होता है, बताने की कोशिश करो भाई। जो आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है वहां पर आपका क्या पाया जाता है। हीलियम का जो आपका न्यूक्लियस होगा वो क्या, वहां पर आपका क्या पाया जाएगा, मुझे यहां पर बताने की कोशिश करो भाई। जो आपका हीलियम का आपका नाभिक होगा, याद रखिएगा, न्यूक्लियस होगा आपका हीलियम का, वहां पर आपका क्या पाया जाएगा, बताने की कोशिश करो भाई। केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, बताने की कोशिश करो। हीलियम के नाभिक में होता है He4 आपका हीलियम होता है इसके नाभिक में। देखिए अगर हम हीलियम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं। He4 हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, आपका 2 हो जाएगा, और मास कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका द्रव्यमान है, ये क्रमांक है। तो द्रव्यमान में से क्रमांक को माइनस करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जितने बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग क्या होते हैं, जितने बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग एक तरीके से आपके प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या बेसिकली याद रखिएगा। अच्छा, ये बेसिकली आपका न्यूट्रॉन निकल के आएगा, न्यूट्रॉन निकल के आएगा। तो कितने न्यूट्रॉन निकल के आए आपके, 2 न्यूट्रॉन। मास में से आप एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 ही क्या होंगे, आपके न्यूट्रॉन होंगे। देखो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नाभिक की बात है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो 2 आपके प्रोटॉन और 2 आपके न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर आपके पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर आपके पाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम के नाभिक के अंदर आपको पता होना चाहिए 2 आपके प्रोटॉन है और 2 आपके न्यूट्रॉन है। क्या क्या है बेसिकली यहाँ पर याद रखना है आप सभी लोग, 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, एक तरीके से आपके न्यूट्रॉन है। आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहां पर एक तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम की बात करते हैं, तो ये जो हीलियम गैस है ये बेसिकली वायु से इसका घनत्व या डेंसिटी जो है वो आपकी कम यहां पर होती है, आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम की जो डेंसिटी होती है वायु से कम होती है, इसीलिए गुब्बारों में याद रखिएगा आप सभी लोग, गुब्बारों में याद रखिएगा भरी जाने वाली गैस होती है। गुब्बारों में भरी जाने वाली आपकी गैस होती है। आपका गुब्बारों में आपका भरी जाने वाली गैस है। गुब्बारों या बैलून्स के अंदर ये जो गैस है ये आपकी भरी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर से कम होती है, जिससे यह हवा में आपका उड़ सकती है। ठीक है, तो हवा में आपका उड़ सकती है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वायु से आपका यहाँ पर कम होती है। तो गुब्बारों में भरी जाने वाली क्या होती है, आपकी गैस होती है। आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या होती है भाई, आपका हीलियम। तो हीलियम के नाभिक में आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स यहां पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहां पर एक तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। बताने की कोशिश करो अगर यहां तक मामला क्लियर है तो। अगर यहां तक क्लियर है सारी की सारी चीजें आगे बढ़ा जाए भाई बढ़िया तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से। ये आपका हीलियम है। ठीक है, अगला, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ट्रिगर जो है न्यूक्लियर आपका, याद रखिएगा आपका फिजन में वो क्या है, फिजन में क्या है बेसिकली याद रखिएगा, ट्रिगर। अच्छा, फिजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा एक तरीके से परमाणु है और इसका नाभिक है, इसका नाभिक है, और जैसे मैं बोल लेता हूँ ये आपका यूरेनियम है। यू फॉर यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, मास हो जाएगा 235, मास हो जाएगा 235। ठीक है, मास हो जाएगा 235, तो ये आपका 92 हो जाएगा, ये 235। ठीक है, अब ये जो टूटेगा तो आपका किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपका बेरियम आपके 56 में, बेरियम 56 में, और क्रिप्टन 36 में आपका टूटेगा। तो बेरियम 56 और क्रिप्टन 36 में टूटेगा। तो ये जो बेसिकली याद रखेगा आप सभी लोग, बड़ा सा न्यूक्लियस था, ये 2 छोटे न्यूक्लियस में आपका बढ़ गया। ये बड़ा सा न्यूक्लियस था, ये 2 छोटे न्यूक्लियस में आपका यहाँ पर बढ़ गया। 2 छोटे न्यूक्लियस, 2 छोटे नाभिकों में यहाँ पर एक तरीके से बढ़ गया। और ये बेसिकली याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन है। तो एक्चुअल में नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, नाभिक के अंदर आपको पता है प्रोटॉन भी मिल जाएंगे, और नाभिक के अंदर ही आपका न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है,
आपको पता है कि बेसिकली जो न्यूट्रॉन होगा वो नाभिक को तोड़ने का काम करेगा, नाभिकीय विखंडन करेगा, न्यूक्लियर याद रखिएगा आपका फिजन करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन करेगा तो ये तोड़ता है इसे, ताकि बेसिकली दो छोटे छोटे आपके जो नाभिक हैं वो यहाँ पर एक तरीके से तैयार होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आपका वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ट्रिगर जो है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ट्रिगर जो होगा वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसकी डिस्कवरी 1932 में आपका की थी आपके किसने, आपके चैडविक ने। तो चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की आपका खोज की थी। उदासीन पार्टिकल होगा और यही क्या करेगा आपका ट्रिगर का काम करेगा। तो यही बेसिकली नाभिक को दो पार्ट में आपका तोड़ेगा और दो छोटे छोटे आपके यहाँ पर नाभिक या न्यूक्लियस का आपका फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो बेरियम और क्या हो जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पर बेरियम और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक तरीके से क्रिप्टन हो जाएगा। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टन के बनेंगे, ठीक है। और इसी याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर आपका आधारित होता है। इसी नाभिकीय विखंडन, इसी याद रखिएगा आप सभी लोग न्यूक्लियर याद रखिएगा फिजन पर आधारित है, परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब क्या है बेसिकली आपका एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब इसी कंसेप्ट पर आपका आधारित है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन। बताने की कोशिश करो, हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या फिर आपका ऑक्सीजन। सूर्य में जो आपका सूर्य है उसमें नाभिकीय ईंधन क्या होगा, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या हो जाएगा आपका सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बेसिकली एक हाइड्रोजन होगा और बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग ये आपका दूसरा एक तरीके से आपका हाइड्रोजन होगा और ये मिलकर बेसिकली आपका हीलियम का एक बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पर बनाते हैं। हीलियम का एक बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पर बनाते हैं। और इस प्रोसेस को नाभिकीय क्या कहा जाता है? संलयन कहा जाता है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ये क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय याद रखिएगा आप सभी लोग संलयन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। न्यूक्लियर याद रखिएगा आप सभी लोग फ्यूजन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? ये है यूरेनियम, तो आपको पता है बेसिकली यू फॉर यूरेनियम 92, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक प्रकार का। रेडियो याद रखिएगा आप सभी लोग, एक्टिव याद रखिएगा आपका एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका। नाभिक याद रखिएगा आप सभी लोग सक्रिय आपका तत्व है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका जो यूरेनियम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अगला सवाल, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बताने की कोशिश करो, कोबाल्ट 60 जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका जो एक तरीके से रेडियोथेरेपी में या रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी में आपका इस्तेमाल किया जाएगा कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का आपका इस्तेमाल किया जाएगा आपका। तो कोबाल्ट 60 जिसका इस्तेमाल किया जाएगा आपका रेडियोथेरेपी पे, क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे? बताइए। अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट 60 की तो ये क्या उत्सर्जित करता है? बताने की कोशिश करो। तो जो कोबाल्ट 60 है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली मतलब एक तरीके से ये समस्थानिक है किस चीज़ का? कोबाल्ट का समस्थानिक। आइसोटोप्स, ये आपका समस्थानिक है, आइसोटोप है, आपको पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के, याद रखिएगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कैंसर नामक बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कौन सी रेस? बेसिकली याद रखिएगा गामा, ठीक है। और गामा रेस कैसी रेस हैं? उदासीन। न्यूट्रल। कैसी है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है आपका, उदासीन रे है। तो गामा रे कैसी रे है आपका? उदासीन रे है, न्यूट्रल रे है, आपको पता होना चाहिए। तो गामा रे जो है वो उदासीन रे है, न्यूट्रल रे है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये उत्सर्जित करती है। अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा जो होता है वो आपका पॉजिटिव है। बीटा की बात करते हैं तो बीटा जो होता है नेगेटिव है।
है ना। और गामा जो होता है वो आपका चार्जलेस है, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट 60। जैसे बात करते हैं सोडियम 24, सोडियम याद रखिएगा आपका 24। ब्लड डिसऑर्डर, रक्त व्यतिक्रम, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, रक्त व्यतिक्रम या ब्लड डिसऑर्डर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ब्लड डिसऑर्डर, रक्त आपका व्यतिक्रम, ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। बात करते हैं आपका आयोडीन 131, गॉइटर के उपचार में, घेंघा के उपचार में, घेंघा के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, घेंघा के उपचार में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंड एटम? बताइए, परमाणु का भाग नहीं है, परमाणु का भाग। तो बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन या न्यूट्रॉन? तो आपको पता है भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं परमाणु की, जैसे हम बात करते हैं परमाणु की, तो ये आपका परमाणु है, ये इसके बीच का आपका न्यूक्लियस है, इसके बीच का आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होना चाहिए आपका प्रोटॉन पाया जाता है और आपका न्यूट्रॉन पाया जाएगा। और इसके चारों तरफ याद रखिएगा आप सभी लोग, इसके चारों तरफ याद रखिएगा ये आपका कक्षा है, ये आपका शेल है जिसे कहते हैं कक्षा। और इस कक्षा में आपका क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है आपके शेल के अंदर, आपके कक्षा के अंदर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके कक्षा के अंदर, आपके यहाँ पर शेल के अंदर आपके क्या मौजूद हैं? बेसिकली यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर आपके, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन नहीं है। फोटॉन बेसिकली आपका ऊर्जा युक्त कण है, ऊर्जा युक्त याद रखिएगा आप सभी लोग कण हैं, ऊर्जा याद रखिएगा युक्त आपका कण है। जैसे सूर्य के प्रकाश की जो, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो फोटोन के फॉर्म पे ही याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर, हम शरीर के अंदर कह रहा हूँ, हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। तो फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स हैं जिनके थ्रू याद रखिएगा आप सभी लोग, जिनके थ्रू याद रखिएगा जो आपकी प्रकाश की किरणें जो हैं वो बेसिकली हम तक आपका पहुँचती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इस तरह से हमने देखा कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, फोटोन। फोटोन जो है वो परमाणु का आपका भाग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। अगला सवाल, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का इस्तेमाल किया जाता है? विच लिक्विड गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? बताइए, विच आपका लिक्विड गैस, बताइए रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, फ्रिज की बात करते हैं, उसके अंदर किस याद रखिएगा लिक्विड आपके द्रव का इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए उसके अंदर आपका इस्तेमाल किया जाएगा बेसिकली आपका लिक्विड द्रव आपका अमोनिया, NH3 हो जाएगा। और कैसा अमोनिया होगा? लिक्विड अमोनिया होगा, ठीक है, लिक्विड याद रखिएगा अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जिसे कहते हैं द्रवीय अमोनिया। तो द्रव अमोनिया का यहाँ पर एक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, द्रव अमोनिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, लिक्विड अमोनिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा NH3। और इसका इस्तेमाल करने से जो गैस निकलेगी वो आपका CFC निकलेगी, याद रखिएगा आप सभी लोग, CFC निकलेगी, क्लोरोफ्लोरो याद रखिएगा आप सभी लोग कार्बन, जिसे कहते हैं CF2Cl2, CF2Cl2। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2। और बात करते हैं ये C है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 आपके क्या हो जाएंगे, बेसिकली आपके फ्लोरीन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो ये CF2Cl2 ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन। तो जो निकलेगी जो बेकार चीज़ या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जो ओजोन डिप्लेशन में आपका भूमिका निभाएगा, याद रखिएगा ओजोन, याद रखिएगा शरण, या ओजोन का आपका जो डिप्लेशन करेगा ये कौन होगा? बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, यही होगा CF2Cl2 ही होगा, ठीक है, CF2Cl2 ही होगा जो ओजोन क्षरण का आपका यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। एक रसायन जिसका उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ, याद रखिएगा वो ड्रिंकिंग वाटर में किया जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन याद रखिएगा और पोटेशियम। पेयजल के शुद्धिकरण में बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल में लाई जाएगी, जैसे सबसे पहले तो आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम
मैग्नेट। और ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होगा ये वॉयलेट कलर का होगा, वॉयलेट कलर का होगा, ये बैगनी रंग का होगा, आपको पता होना चाहिए, बैगनी रंग का होगा, आपको पता होना चाहिए, वॉयलेट रंग का होगा आपका, बैगनी रंग का होगा आपका, और कुएं में डालने पर लाल रंग का हो जाएगा। तो कुएं में डालने वाली लाल दवा, कुएं में डालने वाली लाल दवा, तो कुएं में डालने वाली आपका क्या हो जाएगा, लाल दवा हो जाएगा। तो कुएं में डालने वाली आपका क्या हो जाएगा, लाल दवा हो जाएगा, KMnO4, ठीक है, जिसे कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, कुएं में डालने वाली आपकी लाल दवा, कुएं में डालने वाली लाल दवा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा फिटकरी, जिसे कहते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, फिटकरी हो जाएगा, जिसे एलम के नाम से जानते हैं, जिसे एलम के नाम से जानते हैं। तो ये फिटकरी हो जाएगा आपका, एलम हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली, तो आपका पेयजल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पेयजल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो क्लोरीन का इस्तेमाल बेसिकली जिसे कहते हैं आपका Cl2, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कीटनाशक के रूप में आपका, ये आपको यहाँ पर समझना है, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल आपका यहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है। अगला पीतल मिश्र धातु है, द ब्रास जो है वो आपका, पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है, ब्रास। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांसा जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज, एक होता है पीतल, ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। दोनों में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट में कॉपर तो है ही, कॉपर तो रहेगा ही, लेकिन कांसे की बात करते हैं तो देखो कांसे में ऑलरेडी यहाँ पर जेड आ चुका है, यहाँ कहीं जेड नहीं है, तो जहाँ नाम में जेड ना हो वहाँ पर यहाँ पर Zn आ जाएगा और यहाँ पर आपका Sn आ जाएगा। तो कॉपर और जो टिन होगा, कॉपर और जो टिन होगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा। जो एक तरीके से मनु बाकर को जो मेडल मिला था, बोला गया था ना कि भाई उन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो जो कांस्य पदक जीता है बेसिकली वो कहते हैं आपका ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन आपका साथ में रहता है। जबकि बात करते हैं ब्रास की, आप पीतल की बात करेंगे तो कॉपर और जिंक यहाँ पर रहेगा। पूछा क्या गया है, ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक, कहाँ गया, तांबा और जिंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक यहाँ पर एक तरीके से आंसर आ जाएगा। कॉपर और जिंक यहाँ पर एक तरीके से आंसर आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तांबा और जस्ता यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये जो पीतल होता है तांबे और जस्ते से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, सोल्डर जो होता है ये किससे मिलकर बना है, सोल्डर किससे मिलकर बना है, Pb और Sn, ठीक है। सीसा प्लस याद रखिएगा टिन से मिलकर, तो सीसा और टिन से मिलकर बना है, Pb और Sn से मिलकर बना है, ये आपको यहाँ पर समझना है, सोल्डर है ना, जिसे कहते हैं टांका धातु, जो टाका धातु है। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला सवाल, निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम है, जो लोएस्ट याद रखिएगा आप सभी लोग, डेंसिटी है, वो इनमें से किसकी सबसे कम होगी। डेंसिटी का मतलब होता है, देखिए डेंसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल कितने पास पास है, किसके अंदर कितनी सघनता है, किसके मॉलिक्यूल कितने नज़दीक हैं, बीच में रिक्त स्थान कम है, जिसके याद रखिएगा जिन अणुओं के मध्य बीच बीच में, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में बहुत मिनिमम क्या होगा आपका, एक तरीके से रिक्त स्थान होगा, ब्लैंक स्पेस होगा, मतलब मॉलिक्यूल एकदम नज़दीक आ जाएंगे, तो उसके जैसे बोलते हैं ना कि जो सॉलिड होता है ठोस, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। देन फिर आपका लिक्विड और गैस, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, डेंसिटी कम है, तो मॉलिक्यूल एकदम सटे हुए होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। पूछा गया है लोएस्ट डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूल इनमें सबसे ज़्यादा दूर दूर किसके होंगे, स्वच्छ जल, सॉल्टी वाटर, मर्क्यूरी या पेट्रोल। तो पेट्रोल, पेट्रोल एकदम पतला सा होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में सघनता। डीजल जो होगा वो गाढ़ा होगा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो संसंजक बल है, याद रखिएगा कोहेंसिव फोर्स है, वो ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा सघन है, याद रखिएगा। पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आपका कोहेंसिव फोर्स है अर्थात संसंजक बल है वो कम है, जिसकी वजह से डेंस कम है, ये इनका घनत्व आपका यहाँ पर कम होने वाला है। तो पेट्रोल, और पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो आपका ऑक्टेन संख्या में यहाँ पर हम व्यक्त करते हैं। ऑक्टेन याद रखिएगा आप सभी लोग, संख्या, ऑक्टेन संख्या में यहाँ पर व्यक्त करते हैं, ऑक्टेन नंबर में यहाँ पर हम लोग व्यक्त करते हैं।
तो ऑक्टेन नंबर में हम लोग यहाँ पर डीजल की बात करते हैं, डीजल की यहाँ पर हम बात करते हैं तो डीजल की जो एक तरीके से क्वालिटी है वो सीटेन संख्या में हम लोग यहाँ पर व्यक्त करते हैं, सीटेन संख्या में। तो ये सीटेन संख्या हो जाएगा डीजल के लिए। मर्क्यूरी हो जाएगा आपका ऑक्टेन, पेट्रोल हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या और डीजल हो जाएगा सीटेन संख्या ना। तो मर्क्यूरी ज़्यादा एक तरीके से सघन होता है, मर्क्यूरी आपको पता होना चाहिए Hg80। अच्छा, एक सवाल आता है, मुझे बताओ जो Hg होता है, मर्क्यूरी होता है, वो कांच पर चिपक जाता है, कांच पर याद रखिएगा आप सभी लोग, कांच पर आपका चिपक जाता है। वहीं याद रखिएगा जल की बूंद नहीं, जल की बूंद याद रखिएगा आप सभी लोग नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मर्क्यूरी और कांच, ये आपका मर्क्यूरी है और कांच, और दोनों अलग अलग तरह के अणु हैं, दोनों के अंदर जो परमाणु हैं अलग अलग हैं, मर्क्यूरी है यहाँ पर, कांच है, तो दो अलग अलग तरह के परमाणुओं के बीच में असंजक बल लगता है। एहेंसिव एहेंसिव फोर्स, एहेंसिव फोर्स, तो याद रखिएगा असंजक बल लगता है, एहेंसिव फोर्स लगता है। तो बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पर आपका, बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा असंजक बल लगता है आपका, एहेंसिव फोर्स लगता है, याद रखिएगा। तो मर्क्यूरी और कांच के बीच में आपका असंजक बल लगेगा, एहेंसिव फोर्स लगेगा, आपको पता होना चाहिए, एहेंसिव फोर्स लगेगा, आपको पता होना चाहिए। कौन सा फोर्स लगेगा आपका? एहेंसिव फोर्स, आपका असंजक बल यहाँ पर लगेगा, जिससे बेसिकली याद रखिएगा ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। जबकि मर्क्यूरी और जल की बूंद के बीच का जो असंजक बल होगा याद रखिएगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा आपका, जिससे वो चिपकेगा नहीं। बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा रंग प्रदान करता है, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बुनसेन ज्वाला के साथ, बुनसेन याद रखिएगा ज्वाला के साथ सुनहरा रंग आपका प्रदान करता है, गोल्डन कलर विथ फ्लेम। बताइए बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा रंग आपका कौन प्रदान करता है? बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा रंग प्रदान करता है आपका यहाँ पर सोडियम। कौन करता है? सोडियम मेटल करता है। तो सोडियम मेटल जो होता है बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा रंग आपका प्रदान करता है, ये रहा आपका Na4 आपका सोडियम, एटॉमिक नंबर 24। तो बुनसेन ज्वाला के साथ जो सुनहरा रंग प्रदान करता है दैट इज सोडियम 24, सोडियम आपका 24 बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा रंग आपका प्रदान करेगा। कौन करेगा? बेसिकली आपका सोडियम मेटल करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो आपका मेटल होगा, मैग्नीशियम धातु होगा, ये सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलेगा, सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ। जैसे बात करते हैं मैग्नीशियम, और ये आपका ऑक्सीजन है, तो 2Mg, ये बनाएगा आपका 2MgO, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सफ़ेद ज्वाला के साथ जलेगा और ये पाउडर के फॉर्म पे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका मैग्नीशियम है, बेसिकली ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। जब जलेगा तो 2MgO यहाँ पर बनाएगा, 2MgO बनाएगा और ये बेसिकली पाउडर हो जाएगा। एक क्या प्रकार का क्या होगा? पाउडर होगा आपका यहाँ पर। और बेसिकली ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब आपका पानी में आपका घुलेगा, H2O में आपका घुलेगा, तो क्या बनाएगा? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया का दूध है, मैग्नीशिया का दूध है, ये आपको समझना है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया का याद रखिएगा दूध है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ आपका यहाँ पर जलेगा, तो ये आपका 2Mg है, O2 है, ये MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सफ़ेद ज्वाला के साथ जलेगा और ये बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, सुनहरी ज्वाला के साथ आपका यहाँ पर जलने वाला है, ठीक है। अगला सवाल, एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को सामान्यतः जानते हैं, एक्रोलिन और आपके एसिटाफिनोन को सामान्यतः जानते हैं, बताने की कोशिश करो। एक्रोलिन जो हो जाएगा आपका, और जो आपका एसिटो याद रखिएगा फिनॉन होगा, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक्रोलिन और आपका एसिटाफिनोन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग बेसिकली अश्रु गैस के नाम से जानते हैं, टीयर गैस के नाम से जानते हैं। तो एक्रोलिन और एसिटाफिनोन को हम लोग टीयर गैस के नाम से जानते हैं, बेसिकली अश्रु गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीयर गैस हो जाएगा, अश्रु गैस हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। अश्रु गैस, टीयर गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एक्रोलिन और एसिटाफिनोन, हास्य गैस N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। मार्च गैस की बात करते हैं तो ये आपका CH4 हो जाएगा, इसे कहते हैं मीथेन गैस। मार्स गैस को ही मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस को ही मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। तो मार्स गैस को ही मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। तो मार्स गैस जो होगा उसे ही हम लोग यहाँ पर मीथेन गैस यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। और इसे ही बेसिकली पैडी फील्ड से निकलने वाली यहाँ पर गैस कहेंगे। पैडी फील्ड, धान के खेत से निकलने वाली गैस। साथ ही साथ यही आपके मार्शी, याद रखिएगा, लैंड से निकलने वाली आपकी गैस है। मार्शी लैंड, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है। नोबल गैसेस की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका ग्रुप 18 के एलिमेंट हो जाएंगे, ग्रुप 18, जहाँ पर आपका एक तरीके से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपका रेडॉन हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से नोबल गैसेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगला सवाल, कांच पर लिखने के लिए प्रायः किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए आपका किस अम्ल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, कांच पर लिखने के लिए। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, किसका इस्तेमाल किया जाएगा कांच पे लिखने के लिए। अगर आपको कांच पे लिखना है तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, बताइए भाई। कांच पर लिखने के लिए हम सभी लोग किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो कांच पर लिखने के लिए आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक, याद रखिएगा, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये HF हो जाएगा आपका, आपका फ्लोरिक एसिड हो जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाएगा आपका कांच में लिखने के लिए, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा कांच पर लिखने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। HBr नहीं होगा, हालांकि देखिए इसीलिए हाइड्रोजन को याद रखिएगा आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवारा तत्व कहा गया। आवारा, याद रखिएगा, तत्व कहा गया, याद रखिएगा, स्ट्रे एलिमेंट, स्ट्रे एलिमेंट कहा गया आपका, आवारा तत्व कहा गया। तो इसे आवारा तत्व कहा गया, स्ट्रे एलिमेंट कहा गया, क्योंकि इसकी कोई निश्चित जगह नहीं बताई थी मेंडलीव ने। इसे ग्रुप 1 में भी रख दिया हुआ था पहले स्थान पर। इसे बेसिकली हेलोजन के साथ भी रख दिया था, इसे हेलोजन के साथ भी रख दिया था, इसे हेलोजन के साथ भी रख दिया था, इसे ग्रुप 1 में भी यहाँ पर रख दिया हुआ था। तो इसे ग्रुप 1 में भी रख दिया था, इसे बेसिकली हेलोजन के साथ भी रखा था, इसीलिए इसे स्ट्रे एलिमेंट कहा गया, ठीक है। तो कांच पर लिखने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, बताइए। अंडवाहिनी के जो ओविडक्ट है उसके डेवलपमेंट को आपका कंप्लीट करता है। आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या फिर आपका एंड्रोजन, बताइए। अच्छा, एंड्रोजन तो बेसिकली याद रखिएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव, याद रखिएगा, आपका हार्मोन है ना, जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग एंड्रोजन कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग जिम्मेदार होता है ना। क्लियर है ना। चलिए भाई, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आपको पता है कि जो उत्कर्ष है वो बेसिकली याद रखिएगा उसका दिवाली ऑफर यहाँ पर एक तरीके से चल रहा है, जो कि 24 अक्टूबर तक यहाँ पर चलने वाला है, जहाँ पर आप हमारे जो एसएससी और रेलवे के जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेस हैं सब पर अप टू 90% का ऑफ है। साथ ही साथ जो हमारे टॉप कोर्सेस हैं सिलेक्शन के लिए, टॉप कोर्सेस जो जहाँ से टॉप रिजल्ट्स आपके निकल कर आए हैं, विद्यार्थियों का भरोसा जिन बैचेस के साथ सबसे ज़्यादा है, तो टॉप कोर्सेज जो कि
ऐप को अपडेट करते साथ आपको टॉप पर दिखाई देंगे। तो टॉप कोर्सेज हैं जहाँ से सफलता की सबसे ज़्यादा आप गारंटी ले सकते हैं, है ना? हालाँकि सारे कोर्सेज बेहतर हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जिस पर विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया हो और वहाँ से सफलता भी मिली हो, तो वो टॉप कोर्सेज हमारे एक्स्ट्रा 13% के आपके ऑफ पे हैं। UC13 आपका कूपन कोड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक। अगर आप इस दिवाली ऑफर का इस्तेमाल करते हो या इस दिवाली ऑफर के दौरान कोर्स में एनरोल करते हैं और मान लीजिए 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है 12 महीने की, और आपका एग्ज़ाम 14वें महीने में है, मतलब आपका एग्ज़ाम 14 महीने में हुआ, तो 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो आपकी वैलिडिटी 2 महीने हम आपका बढ़ा देंगे, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम तक आपके पास कोर्स रहे, आप रिवीजन कर पाएँ, ठीक है? साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस वापस। तो ये बेसिकली एक ही बार एप्लीकेबल है कि इसे एक वैकेंसी में आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो हमारी तरफ से आपकी जो सारी की सारी फीस है वो रिफंड यहाँ पर कर दी जाएगी, ठीक है? साथ ही साथ इस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जयपुर वाला जो एक तरीके से क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड की प्राइस 1200 कर दी है, प्राइम में आपका 2400। एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जयपुर क्लासरूम 1200 स्टैंडर्ड है, प्राइम का आपका 2400 है। प्राइम में कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जैसे आप बात करते हैं तो हमारा जो डाउट का सेशन है, टेस्ट सीरीज़ का सेक्शन है, एमसीक्यू बैच है और कुछ बुक्स वगैरह, तो यहाँ एडिशनली ये आपको प्रॉफिट मिलते हैं प्राइम के अंदर, ठीक है? जो कि स्टैंडर्ड में नहीं मिलते। बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ्स अक्षय बैच जो है, अक्षय सर का ये बैच है, बेमिसाल रीजनिंग और मैथ्स। तो रीजनिंग और मैथ्स का शानदार बैच है, अक्षय सर के द्वारा यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, एक फाउंडेशन आपका तैयार करा दिया जाएगा यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड की प्राइस यहाँ पर जो अक्षय बैच है उसकी 500 रुपीज़ है, और प्राइम की जो एक तरीके से फीस है 950 रुपये है। एसएससी एंड रेलवे का जो मास्टर पास है वो मात्र 3000 रुपये में यहाँ पर एक तरीके से आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो गौरव बैच है, जो कि बेसिकली स्टूडियो से आपका यहाँ पर एक तरीके से लिया जाएगा गौरव सर के द्वारा, जहाँ पर स्टैंडर्ड की कीमत आपका 479 है और प्राइम की कीमत 879 रुपीज़ है। तो यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गौरव बैच भी आपका शामिल है। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कर सकते हैं धमाकेदार तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।